दोस्तों नमस्कार। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है, आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है, हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है, हमारी सरकार के राजस्व से जुड़ा हुआ है और ओवरऑल देश में इन्वेस्टमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट को भी अगर हम देखें तो उससे भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दो घटनाओं के कारण। पहला, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर ही दी है कि मेरे को भारत का बाजार चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया है कि भारत के साथ हम एफटीए करना चाहते हैं, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि हम जो चाहें भारत में बेचें और वो भी ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी पर, मतलब कम टैरिफ पे कम कस्टम ड्यूटी लगा के। कौन से क्षेत्रों में क्या असर होगा, आपका कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस पर क्या असर होगा, ये वीडियो उसके बारे में आज चर्चा करेगा और वो आंकड़ों के साथ होगी। आप कौन से क्षेत्र में हैं आपको वो आंकड़ा दिखेगा और आने वाले दिनों में उसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, अपने ऑफिसेज में, मीटिंग्स में इसकी चर्चा करिए कि किस तरह से हम भारत के लिए इन क्षेत्रों का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कैसे मुनाफा बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पूरे रिसर्च ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि इस तरह के गंभीर मुद्दों पे हम चर्चा कर सकें, समाज में चर्चा हो। इससे सरकार को भी बल मिलेगा और जो नीतियां देश में बननी चाहिए उनको भी सपोर्ट मिलेगा और देश की तरक्की होगी। दोस्तों आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं देश में डेवलपमेंट को लेकर, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है, भारत का दुनिया में जो ट्रेड है वो क्या है, और वो ट्रेड जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमने ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया तो समस्या हमारे लिए ये हो जाएगी कि हम आगे कैसे बढ़ें। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो दोस्तों पूरी दुनिया में अगर हम टोटल प्रोडक्ट की सेल देखें तो पिछले साल 2022-23 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये डाटा आज हमारे पास है, 24 तो अभी खत्म हुआ है, 24 का पूरा आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा हमारे पास है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। 25 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है और पिछली बार 2023 के अंदर करीब 23 ट्रिलियन डॉलर का पूरी दुनिया में व्यापार हुआ। इसमें भारत का एक्सपोर्ट कितना था? 22 के अंदर था 452, जो घट के हो गया 431 बिलियन डॉलर। तो अब आप ये देख लीजिए कि भारत का कहां पे स्टैंड करता है हम पूरी दुनिया में। ये तो था मैक्रो। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा बाजार, 23 या 24 ट्रिलियन डॉलर का बाजार है और हम उसमें सिर्फ 430 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत काम करना हिंदुस्तान को बाकी है। अब इतना बड़ा देश, हम बोलते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या पॉलिसीज की प्रॉब्लम है? क्या हमारी क्वालिटी की प्रॉब्लम है? क्या हमारे पास डिजाइन्स की कमी है? क्या भारतीय प्रोडक्ट्स को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे? क्या हम दुनिया के हिसाब से प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे? कारण क्या है? कुछ तो कमी है, क्योंकि इतना बड़ा बाजार, 145 करोड़ की आबादी, सारे संसाधन हमारे पास हैं, उसके बाद भी हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए। कुछ तो कहीं ना कहीं तो कमी है। अगर हम ये कहें कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये आंकड़े तो वो नहीं बताते। इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। अब कहां गड़बड़ है, कौन से क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, आज हम उसकी चर्चा करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। मीट एंड मीट ऑफल। मैं जा रहा हूं एचएस कोड के हिसाब से, मैं हेफाजत नहीं ले रहा हूं। आप कहेंगे कि आपने मीट से क्यों शुरुआत करी, कोई और प्रोडक्ट से शुरुआत करते। दोस्तों मैं जा रहा हूं बाकायदा प्रोडक्ट कोड के हिसाब से, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रेड होता है उनके हिसाब से मैं जा रहा हूं, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इस बात को आपको समझना होगा। जब हम बात कर रहे हैं मीट प्रोडक्ट्स को लेकर, तो मीट के अंदर दुनिया का जो व्यापार है वो करीब 161 बिलियन डॉलर का, जबकि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट है वो 3 बिलियन डॉलर का।
अब ये बात भी सही है, आप कहेंगे कि देखिए हम इस बातचीत पे विश्वास नहीं रखते, हम स्लॉटरिंग नहीं चाहते। ये हमारा निजी मन हो सकता है, हमारी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने बाजार बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उसको एनकैश करना चाहें या ना करना चाहें, ये हमारा निर्णय हो सकता है। हम बात करते हैं अपनी फिशरीज को लेकर कि जो भी फिशरीज के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मत्स्य उद्योग बहुत बड़ा है, अब तो हमने उसके लिए सेपरेट मंत्रालय भी एक बना दिया है। तो इस बातों को अगर हम देखेंगे तो दुनिया का जो बाजार है वो है 141 बिलियन डॉलर का, जबकि हमारे यहाँ से ट्रेड हो रहा है 6.3 बिलियन डॉलर के आसपास। जो पहले ज्यादा था, कम हो गया। तो क्या लोगों ने मछली खाना कम कर दिया? क्या कारण है? या बाकी देशों ने सस्ती मछली पैदा करना शुरू कर दिया, ये कारण है? या हमारी मछली की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बेच पा रहे? कुछ ना कुछ तो कारण है। हम इसलिए इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है, और अगर हमने मत्स्य उद्योग पे ध्यान दिया तो बहुत बड़ा जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं हम उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर पाएंगे। दूसरा एक क्षेत्र जो हमेशा भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहा है वो है दूध उत्पादन या डेयरी का क्षेत्र। जब हम डेयरी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं। हम ये हमेशा कहते हैं। दुनिया में जो व्यापार होता है डेयरी का वो होता है 114 बिलियन डॉलर के आसपास, और हम क्या कर रहे हैं? आधा बिलियन डॉलर। और वो भी हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? या तो देसी घी, या थोड़ा बहुत मिल्क पाउडर, या दूध की बनी हुई मिठाइयां। और वो भी ज्यादातर वही लोग खाते हैं जो हिंदुस्तानी विदेश में रहते हैं, क्योंकि उनको हमारा टेस्ट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि या तो हम अपना टेस्ट लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, हम लोगों को घी खाना नहीं सिखा रहे, हम लोगों को पनीर नहीं सिखा रहे, खोए की मिठाइयां नहीं सिखा रहे कि कैसे खाई जाए, या हमारे यहाँ पे क्वालिटी चैलेंजेस। और ये बात सही है, बहुत सारे देश भारत का इसलिए दूध खरीदते नहीं है या दूध के बने हुए प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते हैं, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो जानवर हैं उनमें हेल्थ इश्यूज हैं। तो इसीलिए जो क्वारंटाइन इश्यूज की हम बात करते हैं, जो फाइटोसैनिटरी की हम बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, वो बीच में आता है। अब ये सवाल एक बहुत बड़ा है। जब हम एफटीए की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दुनिया में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो चलो आपने टैरिफ तो कम कर दिया, दोनों तरफ से कहा कि जी हम टैरिफ कम कर देते हैं, आपने भी कम कर दिया, सामने वाली पार्टी ने भी कम कर दिया, उस देश ने भी कम कर दिया। मान लिया वो तो अपना माल हिंदुस्तान में भेज लेंगे, क्योंकि मान लीजिए टैरिफ अगर आज हमारा 30% है, हमने घटा के 5 कर दिया, उन्होंने भी घटा के 5 कर दिए, उनका माल तो 5% पे भारत आ जाएगा। क्या भारत का माल 5% की ड्यूटी पे वहां चला जाएगा? मुझे नहीं लगता। फिर वो कहेंगे देखिए आपके जो दूध है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें फलाना फलाना बीमारी है, या क्वालिटी इश्यूज हैं, या हमारे जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं है, या ट्रेसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। ये सब चीजें वो उठाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हम एफटीए साइन कर लेंगे, विदेशी लोग हिंदुस्तान में माल बेच लेंगे, लेकिन हम क्या एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? आज सबसे बड़ा सवाल ये है, और इसीलिए हमें टैरिफ जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली टैरिफ हम पिछले 25 साल से लगा रहे हैं, जब से डब्ल्यूटीओ आया है तब से हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन 25 साल में हमने जो अपनी गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, प्रोडक्टिविटी थी, एफिशिएंसी थी, उसमें हमने सुधार क्यों नहीं किए? हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं बन पाए 25 साल में? अब अगर कोई ये सवाल करेगा तो हमारा जवाब क्या होगा? इसीलिए जब बाइलेटरल नेगोशिएशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब नेगोशिएशन होते हैं, तो भारत के लिए सबसे बड़ी मजबूरी आती है कि हमें वहां से बाहर निकलना पड़ता है, कभी कभी मुंह छुपा के, कभी ये कह के कि ये हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि हमारे किसान छोटे हैं। दुनिया का ये कहना है कि अगर आपके किसान छोटे हैं तो क्वालिटी क्या आप हमें नहीं दोगे? आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो क्योंकि आपका किसान छोटा है, इसलिए क्या हम खराब क्वालिटी का माल लें? क्या आप ये कहना चाहते हो? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और जो प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर हम आगे बढ़े इस मुद्दे को लेकर,
तो अब आप देखेंगे कि हम बात करते हैं कि हम भारत में बहुत सारा फ्रूट एंड वेजिटेबल बना रहे हैं, हम फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। आपने बहुत सारे हमारे नेताओं के भाषण सुने होंगे, अधिकारियों के भाषण सुने होंगे कि इंडिया विल बिकम फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे सेमिनार हुए होंगे। क्या हम वास्तव में फूड फैक्ट्री बन सकते हैं? आप देख लीजिए, वेजिटेबल में 96 बिलियन डॉलर का मार्केट है, हम 2 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। फ्रूट्स में करीब 160 बिलियन का मार्केट है, हम सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर ही, 1% भी हमारा अभी मार्केट शेयर नहीं है, और हम बात कर रहे हैं फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने की। मतलब हम यहां से 10 गुना आगे जाना चाहते हैं, और हालत हमारे साथ क्या हो जाती है, हम कभी वीट पे बैन लगा देते हैं, एक्सपोर्ट बैन, कभी हम चावल पे एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं, कभी हम चीनी पे एक्सपोर्ट बैन लगा देते हैं। हमारे को तेल 70% आयात करना पड़ रहा है, दालें आयात करनी पड़ रही हैं ताकि यहाँ पे महंगाई ना बढ़े, लोगों को अफोर्डेबल फूड मिल जाए। और फिर हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड फूड फैक्ट्री बनने की। कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं लगता? एम्बिशन होना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन उस एम्बिशन के लिए जो फाउंडेशन वर्क है वो कौन कर रहा है? क्या हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कर रही हैं? क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं? क्या केंद्र सरकार के मंत्रालय कर रहे हैं? क्या इंडस्ट्री एसोसिएशंस कर रही हैं? कौन कर रहा है? ग्राउंड पे तो दिखता नहीं। छोट मोट जरूर काम होते हैं, कोई किसान ने कर लिया, कोई स्टार्टअप ने कर लिया, लेकिन क्या 100, 200, 500 एकड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पैचेस बनाने से क्या देश की तरक्की हो जाएगी? सवाल ये। तो इसीलिए बार बार ये कहना कि जब हम बड़ी बातें करते हैं, अब चाय कॉफी में हम कहते हैं भारत दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट चाय कॉफी उद्योग है, मसालों में हम दुनिया में बहुत आगे, हम मसालों के किंग हैं, कभी कभी हम ये बात करते हैं। देखिए, दुनिया में चाय कॉफी मसाले मिलाकर करीब 65 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, और हम सारा मिला के करते हैं 4 बिलियन डॉलर। आज हालत यह है कि हम अपने मसाले आयात कर रहे हैं। अगर शायद आपको ना पता हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहने की बात है कि हम मसालों में बहुत बड़े हैं। बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक क्षेत्र जिसको लेके काफी राजनीति होती है हिंदुस्तान में, और वो है चीनी का क्षेत्र। 72 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, हम 4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये तो बात है 2023 की, उसके बाद तो हमने बैन ही लगा दिया था। हमारे पास अपने ही देश में चीनी नहीं है, हम इसलिए बैन लगाते हैं ताकि देश में चीनी महंगी ना हो जाए, क्योंकि उसका फिर चुनाव पे असर पड़ता है। तो हमने इस बात को भी सोचना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसके बारे में हमें सोचना है, वो ये कि जो मिसलेनियस एडिबल प्रिपरेशन है, मतलब प्रोसेस फूड्स और बाकी जो चीजें हैं, वो 108 बिलियन डॉलर का व्यापार है, हम मात्र 1.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम 1% के आसपास है। हिंदुस्तान में बेवरेजेस की हम बात करते हैं, दुनिया भर में 153 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, हमारे यहाँ आधा बिलियन भी नहीं है। और हम कहते हैं हमारे यहाँ जो विस्की लीकर है वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपको पता है जिस तरह से हम अपनी विस्की बनाते हैं, वो दुनिया में विस्की नहीं कहलाती है, उसको रम बोला जाता है, क्योंकि हम लोग एल्कोहल के अंदर फ्लेवर मिलाते हैं। हम लोग ग्रेन से मेच्योरिंग करके कास्क में डाल के ऐसे फूड नहीं बनाते हैं, इस बात को समझना होगा। इसीलिए पूरी दुनिया हमारी विस्की को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो ये कहती है आप इसको रम के रूप में बेच सकते हो, विस्की के लिए नहीं, क्योंकि विस्की बनाने का तरीका अलग है, उसके क्वालिटी नॉर्म्स अलग हैं, और जो आप विस्की कह के हिंदुस्तान में बेचते हो, एक्चुअली वो रम है इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से। अब ये विवाद का मुद्दा है। विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि देखिए, आपके यहाँ तो विस्की मिलती नहीं है अच्छी वाली, हम बेचेंगे, इसलिए ये बाजार हमारे लिए खोल दो। और उनका दबाव है, और विस्की पे हम 100% तक ड्यूटी लगाते हैं, और बाकी ओवरहेड्स लगाते हैं। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है विस्की। इसके अलावा जो सोयाबीन या ऑयल सीड्स की खल निकलती है, जिसको हम रेजिड्यूज बोलते हैं ऑफ फूड इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एज ए फीड मटेरियल जाता है। दुनिया में उसका व्यापार है करीब 118 बिलियन डॉलर, हम करते हैं करीब 3 बिलियन डॉलर, और ये हम आज कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हिंदुस्तान में एमएसपी बढ़ेगा, ये कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तेल हम आयात कर रहे हैं,
हम डीओसी जिसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्रॉम द प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, जो खल निकलती है, ऑयल केक निकलता है, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको सस्ता करते हैं तो हमारे यहाँ जो तेल पैदा होगा उसके दाम हमें बढ़ाने पड़ेंगे। जब हम तेलों के दाम बढ़ाएंगे तो तेलों का आयात बढ़ेगा, हमारे यहाँ का तेल कौन खरीदेगा? क्या आप 200 रुपए लीटर सरसों खरीदना चाहेंगे या 150 रुपए लीटर सोयाबीन खरीदना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बनता जा रहा है कि जैसे जैसे हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो जब आप एफटीए साइन करोगे तो किस रेट पे माल बेचोगे? फिर एक ही रास्ता बचता है, सब्सिडी। उसको लेकर अमेरिका ने वैसे ही डब्ल्यूटीओ में शोर मचा रखा है। भारत सरकार के पास वैसे भी पैसा नहीं है, तो ये देश चलेगा कैसे? और एक प्रोडक्ट है टोबैको को लेकर, जिसमें करीब $57 बिलियन का ट्रेड होता है और हम 1.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं टोबैको का। तो ये 24 चैप्टर्स जो थे दोस्तों, ये 24, ये मैंने आज आपसे चर्चा करी। इसके बाद जो है जो सेक्टर्स हैं वो है नॉन एग्री सेक्टर, नॉन फूड सेक्टर्स के। केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मेटल है, लेदर है, बाकी है जो नॉन एडिबल कैटेगरीज में आते हैं जनरली। उसकी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, नहीं तो आपको पता है वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। और वहां पे मुद्दे अलग हैं, वहां पे पॉलिटिकली सेंसिटिव एग्रीकल्चर नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री में R&D और टेक्नोलॉजी का खेल है, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। इसलिए इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं। इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, दोबारा चाहे तो देख सकते हैं। आपके अपने सेक्टर्स के सबके डेटा मैंने दिखाए हुए हैं, और अगर कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सर्कुलेट करिए, ताकि लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। और फिर जल्दी ही मैं हाजिर होता हूं दूसरे सेक्टर्स को लेकर। आप पार्ट 2 में जरूर आइए और उनको भी देखिए और अपने विचार रखिए। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।